हेलो फ्रेंड्स, अफजल ग्लोबल स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत के तटीय राज्य एवं समुद्री सीमा। पिछली क्लास में हमने कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा को पढ़ा था और आज के इस क्लास में हम भारत के तटीय राज्य एवं पड़ोसी जो है सीमा पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको जानने से पहले ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो इसको हमें बेहतर समझना है। सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हम थोड़ा भारत के विषय में जान लेते हैं, भारत के बारे में जान लेते हैं कि सबसे पहले हम एक भारत का एक चित्र बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। एक छोटा सा एक मैप देखिए, अगर आपको ज्योग्राफी समझनी है तो आपको मैपिंग आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैपिंग नहीं आती है तो यू कांट डू दिस, आप जो है समझ नहीं पाएंगे सारी चीज़ों को। तो मैपिंग जैसी भी हो, थोड़ी बहुत आपको मैपिंग आनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ये देख लीजिए इसको। इस तरीके से एक हमारा प्यारा भारत, ये हमने भारत का चित्र बनाया है और इस भारत में इसको समझते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हो कि प्रायद्वीप, इसमें प्रायद्वीप क्या है? भारत का जो निचला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो इस तरीके से एक त्रिकोण का साइज हमें देखने को मिलेगा, ये हिस्सा कहलाता है इसका प्रायद्वीप। ये आधा हिस्सा जो निचले वाला हिस्सा है ये कहलाता है प्रायद्वीप। और इसको प्रायद्वीप कैसे है, ये कैसे बना प्रायद्वीप, इसको समझने के लिए पहले हमें बहुत साल पीछे जाना पड़ेगा। हमें अल्फ्रेड वेगनर के समय में जाना पड़ेगा और वहीं से इसको हम बेहतर समझ पाएंगे। क्या हुआ था कि अल्फ्रेड वेगनर जो है जलवायु विज्ञान के विद्वान थे। उन्होंने एक प्रकार, उनके जीवन में वो थे तो किसी दूसरे लाइन के, लेकिन उन्होंने एक महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत यानी कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी के बारे में जो बताया था, वो दुनिया जानकर अचंभित रह गई थी। यानी उनका वो विषय नहीं था, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो बनाया गया जो सिद्धांत था, और उसी सिद्धांत को थोड़ा बहुत सुधार करके एक जो है सिद्धांत बनाया गया और उसी सिद्धांत से भौतिकी को समझने में बहुत मदद मिली। तो जो निचला हिस्सा आप देख पा रहे हो, ये प्रायद्वीप, बेसिकली प्रायद्वीप कहलाता है। तो ये प्रायद्वीप कैसे बना, ये क्या लॉरेंशिया का हिस्सा था कि गोंडवाना का हिस्सा था, इसको समझते हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को थोड़ा हम समझ लेते हैं। अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो हमारी जो पूरी पृथ्वी थी, ये पूरी जो पृथ्वी थी, वो पर आज जो हमें छोटे जो हमें कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, जो हमें 7 कॉन्टिनेंट देखने को मिलते हैं, वो सातों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा था कि ये हमारी पृथ्वी थी और इस पृथ्वी पर जो सातों महाद्वीप आज बिखरे हुए हैं, वो सातों महाद्वीप इस तरीके से जुड़े हुए थे और इसका नाम उन्होंने बताया था पेंजिया। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने क्या कहा था? पेंजिया। अल्फ्रेड, हम नाम लिख देते हैं उनका, अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने इसका नाम दिया था पेंजिया। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बताया था कि इस पेंजिया भूखंड के अगल बगल, यानी यहाँ पर इस पूरा एक प्रकार का बहुत बड़ा एक जलीय क्षेत्र था, एक जल क्षेत्र था, और उस जल क्षेत्र का नाम था, एक सागर था जिसका नाम था पैंथालासा। क्या नाम था उसका? पैंथालासा नाम था उसका। तो पैंथालासा आज भी हमें प्रशांत महासागर के रूप में देखने को मिलता है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा था ये पूरा बड़ा सागर था। तो पैंथालासा देखने को मिला। अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ध्रुवीय खिंचाव के कारण, ध्रुवीय खिंचाव उन्होंने बताया, लेकिन बाद में वो अपनी चीज़ों को स्पष्ट नहीं कर पाए। तो ध्रुवीय खिंचाव के कारण जो ये पेंजिया था, ये 2 बराबर भागों में विखंडित हो गया, यानी टूट गया। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये कहलाया अंगारा लैंड, और नीचे वाला जो हिस्सा था ये कहलाया गोंडवाना लैंड।
हमारा भारत जो है बेसिकली ये भी हिस्सा किसका है, ये गोंडवाना का हिस्सा है। जो आधा हिस्सा नीचे की ओर मूव हुआ था यानी दक्षिण की ओर, इसी से एक हिस्सा यहाँ से टूटा था, ये हिस्सा टूटा था इस तरीके से ये हिस्सा टूटा था और ये हिस्सा मूव होता गया और लॉरेंशिया के यूरेशियन प्लेट से टकराया और उसके टक्कर से हिमालय की उत्पत्ति हुई और जो है पूरा भारत अस्तित्व में आया। तो ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला हिस्सा, तो ये गोंडवाना यानी पूरा जो ये आधा भारत का जो हिस्सा है ये, तो ये भाग है किसका, ये भाग है गोंडवाना का और सबसे प्राचीन हिस्सा है यानी सबसे प्राचीन भाग है ये। भारत का जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इधर से नीचे वाला हिस्सा, ये सबसे प्राचीन है और गोंडवाना का भाग है और क्रिटेशियस काल में बना था। किस काल में बना था, क्रिटेशियस काल में बना था ये। तो इसी तरीके से ये मूव होता गया और ये टकराया किससे, यूरेशियन प्लेन से टकराया। तो ये सबसे प्राचीन, ये हमने जान लिया कि सबसे प्राचीन ये भाग है। थोड़ा हम आगे इसमें और समझते हैं जो हमारा टॉपिक है। ज़्यादा लंबी क्लास हमें नहीं करनी है, इसके लिए थोड़ा हम बहुत इसमें संक्षिप्त में ही आपको बताएंगे। ज़्यादा लंबी क्लासेस हो जाती है फिर चीज़ें बहुत नीरस हो जाती हैं, तो ज़्यादा हमें डीप इसमें नहीं जाना है। तो इसमें हम भारत के तटीय राज्य की बात करते हैं, इसके लिए हमें मैपिंग का सहारा लेना पड़ेगा और हमें इसके तटीय राज्य जानेंगे कि इसके तटीय राज्य कितने हैं। तो तटीय राज्य हम जानते हैं, इसके एक एक तटीय राज्य को समझते हैं। देखिए पहला जो इसका तटीय राज्य है वो है गुजरात, दूसरा है यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर गोवा है, गोवा के बाद फिर आपका यहाँ पर कर्नाटक है, कर्नाटक, केरल, यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु, उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। इसको हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भारत के 9 राज्य भारत के 9 तटीय राज्य हैं, के 9 तटीय राज्य हैं, ठीक है, जो समुद्र के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कितने राज्य हैं, 9 राज्य, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अब इसमें थोड़ा और देख लेते हैं इसकी कि इसमें इसकी लंबाई देख लेते हैं कि तटीय ये जो 6 इसका जो ये तो राज्य हो गए। अब इस तटीय जो ये है इसकी जो सीमा, इसकी सीमा कितनी लंबाई, मतलब इसकी जो तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो तटीय सीमा की लंबाई और जलीय सीमा की लंबाई ये 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब आपको एक चीज़ मैंने देखना है, अगर आपसे कह रहा है कि जलीय सीमा कितनी लंबी है भारत की, तो जलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, भारत की जलीय सीमा 6100 किलोमीटर है। ये जलीय सीमा की बात कर रहा है। लेकिन अगर अब आपसे कहे कि भाई इसकी तटीय सीमा कितनी लंबी है, तो तटीय सीमा और जलीय सीमा 2 अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। जलीय सीमा में हम यहाँ पर द्वीपों को इंक्लूड नहीं करते हैं। जो द्वीप स्थित हैं भारत के जो पूर्व साइड में और पश्चिम साइड में, हमें कुछ द्वीप देखने को मिलते हैं। जिस तरीके से आप देखोगे यहाँ पर हमें कुछ छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलते हैं। इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये द्वीप हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी जो कैपिटल है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर इसकी है। और इसी तरीके से भारत के पश्चिमी तट की बात की जाए तो यहाँ पर एक 36 द्वीपों का एक समूह है जिसे कहा जाता है लक्षद्वीप। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे
लक्षद्वीप, यहाँ लिख देते हैं हम लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो कैपिटल है वो कवरत्ती है, कवरत्ती इसकी कैपिटल है। तो अगर भारत की तटीय सीमा की बात की जाए तो तटीय सीमा में हम जो है इन द्वीप हैं इनकी भी जो है लंबाई को जोड़ते हैं। तो तटीय सीमा की लंबाई हो जाएगी फिर, जलीय सीमा इतनी है, और भारत की तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है, इतनी है। इसमें हमने इन द्वीपों को भी जोड़ लिया है। ठीक है, दो चीज़ें इसमें समझ में, अगर आपसे कहा जाए कि भारत की तटीय सीमा कितनी लंबी है तो 7516.6 किलोमीटर है, अगर जलीय सीमा पूछा जाए तो कितनी है तो 6100 किलोमीटर है। तो ये सब चीज़ें इसमें जान ली हमने। अब इसमें दो चीज़ें हम और महत्वपूर्ण जान लेते हैं, जो इसमें जान लीजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जान लीजिए। एक प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और 572 द्वीपों का एक समूह है, और इसमें कई प्रकार की जो है आदमखोर जनजातियाँ पाई जाती हैं। सेंटलीज और एक प्रकार की यहाँ पर जनजाति पाई जाती है जो नरभक्षी जनजाति है। नरभक्षी मतलब क्या होता है, जो इंसानों को भी जो है ये लोग मार के खा जाते हैं। इसी के लिए जो है इन कुछ द्वीपों पर बैन लगा हुआ है, यहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर समझनी है। इसी तरीके से इसी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, यानी निकोबार, जो ग्रेट निकोबार एक है, ग्रेट निकोबार, और उसी पर स्थित था भारत का सबसे दक्षिणतम अंतिम बिंदु। भारत का, मैंने अगली क्लास में आपको बताया भी था, भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु, दक्षिणतम अंतिम बिंदु, भारत का दक्षिणतम अंतिम बिंदु क्या नाम था उसका, इंदिरा पॉइंट, जो अब पानी में डूब चुका है। 2004 में एक सुनामी आई थी जिसमें ये अंतिम बिंदु डूब चुका है, ये भारत का। ये चीज़ें हमने इसमें समझ ली। अब इसमें कुछ चीज़ें और हम समझ लेते हैं। इन 9 स्टेटों में, जो इन 9 स्टेट बताए गए हैं, इन 9 स्टेटों में किस स्टेट की जो कौन सा स्टेट है वो सबसे लंबी तटरेखा रखता है। 2 राज्य यहाँ पर हमने बताए हैं आपको। देखिए, इसमें पहला आपका है गुजरात, और ये क्या कहता है, गुजरात के बारे में जान लेते हैं हम थोड़ा। एक स्टेट एक गुजरात है, गुजरात जो है वो सबसे लंबी तटरेखा रखता है। सबसे लंबी तटरेखा रखने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। यहाँ लिख देते हैं गुजरात सबसे लंबी तटरेखा या तटरेखा रखने वाला राज्य है। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा रखने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है। सबसे कम तो वो गोवा है। भारत का एक राज्य है गोवा, एक गुजरात हो गया, दूसरा हो गया गोवा। तो गोवा, जो गोवा है वो सबसे कम तटरेखा रखने वाला राज्य है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ सबसे कम, सबसे कम। अगर अब आपसे ज़्यादा कहे तो आपको गुजरात पे टिक करना है, कम कहे तो गोवा। 2 चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। साथ ही साथ इसमें 2 पॉइंट और आ जाते हैं कि जो गोवा है, जो गुजरात है, ये, या फिर उसको यूँ कह लीजिए कि 9 राज्यों में 2 स्टेट ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा, जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते ही करते हैं, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। उन 2 राज्यों में पहला गुजरात है और दूसरा है पश्चिम बंगाल। ये 2 जो स्टेट हैं ये क्या करते हैं, ये समुद्र के साथ अपनी सीमा तो साझा करते ही करते हैं, साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा साझा करते हैं। ये जिसमें जो गुजरात है तो ये समुद्र साथ, अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, और
पाकिस्तान के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। तो समुद्र के साथ भी सीमा साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है कौन? गुजरात। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत के वह कौन सा ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा साझा करने के साथ ही साथ या समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करने के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है, तो द आंसर इज गुजरात। पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है कौन? गुजरात। गुजरात करता है। उसके बाद बात करते हैं हम कि दूसरा कौन सा स्टेट ऐसा है, तो वो दूसरा है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल क्या करता है? पश्चिम बंगाल तो समुद्री सीमा साझा करता ही करता है, तटीय सीमा साझा करता ही करता है, साथ ही साथ ये बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो भारत के दो ऐसे तटीय राज्य हैं जो तटीय सीमा साझा करने के साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करते हैं। यह बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको आपको यहाँ पर नोट करना है। ये सब चीज़ें जो है इसमें आपको यहाँ पर देखनी हैं। बढ़ते हैं आगे। इसके हम यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हम समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर एक चीज़ें यहाँ हम देख लेते हैं। यहाँ पर भारत के दक्षिण में एक हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका। क्या नाम है उसका? श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हमें एक ब्रिज देखने को मिलता है, एक ब्रिज की संरचना हमें देखने को मिलती है और उसे कहा जाता है पंबन ब्रिज। पंबन ब्रिज के बारे में आपने सुना होगा, उसे क्या कहेंगे? पंबन ब्रिज। और उसी पंबन ब्रिज के आगे यहीं पर जो है एक हमें यहाँ पर एक द्वीप देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं रामेश्वरम द्वीप, या इसे हम पंबन द्वीप भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम? इसे हम रामेश्वरम द्वीप कहेंगे। रामेश्वरम द्वीप धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ पर जो है धार्मिक पर्पज़ से ज़्यादा जाते हैं। तो उसी तरीके से और इसी के आगे यहाँ पर ही स्थित है हमारा एक पड़ोसी देश जिसका नाम है श्रीलंका। 7 देश ऐसे हैं जो स्थलीय जो सीमा हमारी है जिसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर, आगे क्लास में उसको हम डीपली आपको बताएंगे। तो उसमें 7 देश अपनी सीमा साझा करते हैं जो स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। ये भी हमारा देश है जो समुद्री सीमा से लगा हुआ है। तो क्या है श्रीलंका? श्रीलंका के बारे में बहुत सारा, जब श्रीलंका की बात करते हैं तो अनायास ही हमारे दिमाग में, हमारे मानस पटल पर रामायण का चित्र छप जाता है और रामायण को हम कल्पना करने लगते हैं उसके बारे में। तो श्रीलंका है और ये आपका रामेश्वरम द्वीप है। तो रामेश्वरम द्वीप के यहाँ पर एक अंतिम बिंदु पर यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है धनुषकोडी। इसको हम धनुषकोटी भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। धनुषकोडी या धनुषकोटी ये भारत का अधिकार क्षेत्र में आता है। और उसी तरीके श्रीलंका में ही यहीं पर श्रीलंका के अधिकार क्षेत्र में एक स्थान है जिसका नाम है तिलई मन्नार। तिलई मन्नार और धनुषकोडी। अब तिलई मन्नार और धनुषकोटी के बीच में यहाँ पर बीच में एक पत्थरों की संरचना है, एक छोटे छोटे पत्थरों की संरचना है जिसे कहा जाता है राम सेतु। राम सेतु में भी हाल ही में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी राम सेतु, उसको आपने देखा होगा। तो राम सेतु को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसको एडम ब्रिज भी कहा जाता है। एडम ब्रिज भी कहा जाता है, इसको आदम का पुल भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है, हम जब धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा माना जाता है कि जब रावण के द्वारा माता सीता का जब अपहरण हुआ था तो उनको छुड़ाने के लिए राम जी और जो वानरों की सेना ने एक नदी के ऊपर एक पुल बनाया था जिसे राम सेतु हमने कहा था। ऐसा कहा गया था कि पत्थरों पर राम लिखकर उसको पानी में डाला गया था और वो जो पत्थर थे वो सिर्फ पानी पे तैर रहे थे, डूबे नहीं थे। तो उसी से पुल बना था और वही जो है ये राम सेतु आपको देखने को मिलता है। तो इसी राम सेतु आपको जाना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, लोग यहाँ टूरिस्ट के लिए जाते भी हैं। तो ये हो गया आपका। और इसी राम सेतु के ऊपर यहाँ पर एक हमें देखने को मिलती है जल संधि, जिसको कहते हैं पाक की जल संधि।
पाक की जल संधि। जल संधि को हम वाटर स्ट्रेट कहते हैं। जल संधि क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई दो बड़ा जलीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये कोई विशाल जलीय क्षेत्र है और ये कोई विशाल जलीय क्षेत्र है। तो एक जो सकरा जलीय क्षेत्र होता है, उस सकरे जलीय क्षेत्र जो दो बड़े जलीय क्षेत्र को मिला है उसे कहते हैं जल संधि। ऐसा पानी का सकरा क्षेत्र जो दो बड़े जल क्षेत्र को मिला है उसे कहते हैं जल संधि, या इसे अंग्रेजी में वाटर स्ट्रेट भी कहते हैं। तो इस तरीके से पाक की जल संधि, यहाँ पर हमें एक खाड़ी देखने को मिलेगी, इसको कहते हैं पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी, और यहीं पर हमें देखने को मिलती है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। तो ये सब चीज़ें इसमें हमने देख ली हैं। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा इसको और इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के जो ये प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है इसके बारे में थोड़ा हम और जान लेते हैं। इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम, थोड़ा हम और इसके देख लेते हैं इसके बारे में, भारत के बारे में। भारत का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर इसके दो हिस्से है। एक दिशा इधर ये है, हो जाएगा आपका पूरब वाला हिस्सा, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम वाला हिस्सा। तो इसके पश्चिम वाले हिस्से पे यहाँ पर एक प्रकार की पर्वत श्रेणी है जो यहाँ से दमन द्वीप से स्टार्ट होती है, पर्वत श्रेणी चली आती है यहाँ पर, ये नीचे तक चली आती है। और इस पर्वत श्रेणी को कहा गया है, इसको हम कहते हैं सह्याद्री। सह्याद्री पर्वत श्रेणी, क्या कहेंगे इसे हम कहते हैं सह्याद्री पर्वत श्रेणी। और इसकी जो लंबाई है, यहाँ हम लिख देते हैं सह्याद्री पर्वत श्रेणी। 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 1600 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पूरा ये है इसी में। और इसी पर्वत जो है पर्वत श्रेणी में हमें यहाँ पर जो है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट देखने को मिलता है। एक प्रकार के बड़े दर्रे हैं, इसको दर्रे समझ लीजिए। तो इसी सह्याद्री पर्वत श्रेणी और ये जो कोस्टल एरियाज़ है, इसी के मध्य में जो है हमें एक पतला सा सकरा सा मैदान देखने को मिलता है। एक सकरा मैदान हमें देखने को मिलता है, और उस सकरे मैदान को कहा जाता है, ये जो पूरा घाट है एक प्रकार का घाट हो जाता है ये। और इस घाट को कहते हैं हम, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। और उसी तरीके से ये जो एरिया हो जाता है, ये हो जाता है पश्चिमी तट। इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो जाता है पश्चिमी तट। अब घाट और तट में अंतर समझ लीजिए आप। इसमें घाट, ये जो पर्वत श्रेणी है, तो इस पर्वत श्रेणी को नदियों ने काटा है और काट के एक घाट बनाया है। 3 घाट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक प्रकार से घाट कह लीजिए, या इसे एक प्रकार का दर्रा समझ लीजिए। 3 दर्रे हमें देखने को मिलेंगे, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो उस तरीके से ये हिस्सा होगा तटीय पश्चिमी तट, एक मैदान है। उसी तरीके से इसके पूर्वी तट पर भी हमें एक असतत अवस्था में एक पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। असतत अवस्था मतलब क्या होता है? एक पर्वत श्रृंखला थी और उस पर्वत श्रृंखला को नदियों ने काट दिया है, बीच बीच से काट दिया है, और उस पर्वत श्रृंखला का नाम था महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी। महेंद्रगिरी, ये भी एक प्रकार की पर्वत श्रेणी थी, महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी। इसकी जो टोटल जो लंबाई थी वो 1050 किलोमीटर है। तो इसमें क्या होता है कि इसको भी काट दिया है, और इसी के पर्वत जो है, इसी के इधर यानी कोस्टल एरियाज़ के और इसके मध्य में भी एक मैदान देखने को मिलता है, एक तटीय क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है पूर्वी तट। उसे क्या कहेंगे? पूर्वी तट कहेंगे। उसी तरीके से बात करते हैं हम इसके पश्चिमी तट की, तो इसको भी जो है, इसको पूरा जो पश्चिमी तट वाला जो हिस्सा है इसको भी, जैसे काठियावाड़ तट, कोकण तट, माला जो है काठियावाड़ तट,
उसी तरीके से आप नीचे आओगे तो कोकण तट, कैनरा तट, इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर भी ये कोरोमंडल तट, उसके बाद उत्कल तट, फिर इस तरीके से चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको अन्नामलाई की पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ पर काफ़ी हरा भरा क्षेत्र रहता है। यहाँ पर की जो मिट्टी भी बहुत उपजाऊ रहती है, नदियाँ भी यहाँ पर जो है आ करके यहाँ पर काटती हैं चीज़ों को। तो उसी तरीके से ये सब सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। और ये 1600 किलोमीटर और ये 1050 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई हो जाती है। थोड़ा और हम इसके आगे जान लेते हैं इसमें इसको कि जिस तरीके से यहाँ के जो पश्चिमी हिस्सा है, ये यहाँ के जो स्टेट पड़ते हैं पश्चिम साइड पे कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं उसको हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए, पहला इसमें स्टेट पड़ता है आपका गुजरात, दूसरा पड़ता है आपका महाराष्ट्र, तीसरा पड़ता है आपका कर्नाटक, चौथा पड़ता है केरल, और उसके बाद महाराष्ट्र के बाद यहाँ पर हमें गोवा देखने को मिलेगा। गोवा है महाराष्ट्र के बाद, गोवा के बाद कर्नाटका के बाद फिर केरल, हमें ये देखने को मिलेंगे पश्चिमी उसके ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, ये दो ऐसे स्टेट है जहाँ पर जो है कई पत्तन आपको देखने को मिलेंगे, विशाल बड़े बड़े पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह देखने को मिलेंगे, जहाँ पर क्या होता है कि सामानों की ढुलाई होती है। सामान आते हैं, मतलब वहाँ से कच्चा माल बाहर से आता है और यहाँ से क्या होता है फिर ये बाहर जाता है, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात होता है। उसी तरीके से क्या होता था कि जब यूरोपीय कंपनियाँ थी, जब वो भारत में आई, जिस तरीके से जब वास्को डी गामा 1498 में भारत में आया, तो वो कहाँ पहुँचा था, तो वो केरल के तट पर पहुँचा था। और जो है वहाँ पहुँचा तो वहाँ के जो शासक थे, तो जिनका नाम था जमोरिन, तो जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया था। क्योंकि जब कोई भी चीज़ क्योंकि सबसे पहले जो किसी के द्वारा अगर तट की खोज हुई थी तो पश्चिमी तट की खोज हुई थी, यानी लोग यहाँ पर पूर्वी तट पर बाद में पहुँचे थे, सबसे पहले पहुँचे थे पश्चिमी तट पर लोग गए थे और यहीं से जो है चीज़ें आगे गए थे। तो केरल के कालीकट में पहुंचा था वास्को डी गामा, और फिर वहाँ पर जो है वो काफ़ी रुका और उसके बाद फिर उसने जो है वहाँ से वो आगे रवाना हुआ। इसके आगे थोड़ा हम बढ़ते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो ये हो गया पूर्वी तट की बात करते हैं। पूर्वी तट की बात करते हैं हम, पूर्वी या तट कह लीजिए या पूर्वी तट कह लीजिए, समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको, फिर यहाँ पर आपका तमिलनाडु है, फिर आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आप चले जाइए उड़ीसा, फिर आप पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से आपको ये पूर्वी तट पे भी देखने को मिलेंगे। और इस जहाँ के जो स्टेट होते हैं, ये जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट के जो स्टेट हैं, तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ पर लोगों को थोड़ा माल जो आता है, वहाँ पर यहाँ के लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिलता है। जिस तरीके से मुंबई पर हमें बंदरगाह है, वहाँ से जो बाहर से जो माल आता है, तो वहाँ रोज़गार के साधन ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दिक्कतें भी होती हैं। दिक्कतें ये होती हैं कि यहाँ पर हमें कई तूफ़ान, चक्रवात, इस सारी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें इसमें हो जाती हैं। इस तरीके से यहाँ पर एक हमारा एक पड़ोसी देश पड़ता है। यहाँ पर एक देश है बांग्लादेश।
चूँकि बांग्लादेश के बारे में आप जानते हैं कि 1971 में इसका उदय हुआ था। 1971 में जब भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ तब इसका उदय हुआ था। पहले ये इसका जो पुराना नाम था वो था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम था और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है और हमारे इसके जो है संबंध है वो काफ़ी अच्छे संबंध हैं इसके साथ और चीज़ें आसानी से जो है चलती हैं, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है। उसी तरीके से सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो इस क्लास में, आज की क्लास को हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं और इस क्लास में मैंने बेहतर समझाने का आपको प्रयास किया है, एक एक चीज़ें आपको समझाने की प्रयास की है, सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया है। और अगली क्लास में हम जो है भारत की स्थलीय सीमा और पड़ोसी देश को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को समझेंगे, बारीकी समझेंगे और बेहतर जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और हाँ, इसके नोट्स ज़रूर बनाते जाइए। जब तक आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप चीज़ें बेहतर नहीं समझ पाएंगे। नोट्स बनाना इसके बहुत कंपलसरी है। नोट्स बनाइए, चीज़ों को बेहतर से समझिए और तैयारी करते रहिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।